जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसे हम लोग हिंदी में बात करें तो कार्बन और इसके यौगिक होते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 था। और बोले थे कि इस चैप्टर का हम लोग का बहुत ही ज्यादा लगभग 80% पोर्शन खत्म हो चुका है। लगभग लगभग जल्द ही हमारा क्या होगा, इस चैप्टर को भी हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है। बोला जाता है ना कि भरोसा यदि खुद पे हो तो अपने को जीतने से कौन रोकेगा। क्या कि जब भरोसा खुद पे हो तो अपनों को जीतने से कौन रोकेगा। नहीं तो रास्ते में बहुत ही आते हैं भटकाने वाले। यदि फोकस अपने मंजिल पे ना हो तो हारने से भी हमें कोई रोकेगा नहीं। समझ में आई बातें? तो ध्यान से देखिएगा। आपको यदि पीछे का सेशन बहुत ही अच्छा होगा तो आगे आने वाली बातों वो आपको अच्छी तरीका से मैं समझा पाऊंगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इस बातों को बताने के लिए आपके लिए कुछ मैं लिख करके लाया हूँ, क्योंकि इतना बातों को लिखने में हो सकता है कि आधे घंटा का समय लग जाता है और आपका भी आधा घंटा ज्यादा बर्बाद हो जाता और मेरा भी आधे घंटा ज्यादा बर्बाद हो जाता। क्योंकि आपको पता है कि हम बड़े ना आप बड़े, सबसे बड़े समय है। ठीक है। हम बड़े ना आप बड़े, सबसे बड़ा क्या होता है, समय होता है। मतलब समय सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय को क्या कीजिए, बचाइए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कल क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल का टॉपिक में हम लोग क्या चला था, क्या कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बात करें तो क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं आपको बताया गया था अच्छी प्रकार से। और आपको बताया गया था कि 5 प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। ऐसे तो 7 आपको दिखाया गया था, लेकिन सातों को हमें पढ़ना नहीं था। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं। आपको याद होगा पहले वाले को बोलते थे हम लोग हेलो या हेलोजन ग्रुप, जिसको दर्शाने के लिए हम लोग एक्स का प्रयोग करते थे। और एक्स में बहुत सारे तत्व आते थे, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना ही आपको याद रखना था। ऐसे तो आपको एस्टेटिन भी आता है, लेकिन एस्टेटिन अभी याद नहीं रखता था। ठीक है। इसके बाद आता है एल्कोहल, जो कि आपको बताया गया था। एल्कोहल को दर्शाने के लिए हम लोग ओ एच का प्रयोग करते हैं और इसके सफिक्स के रूप में क्या लगाते थे, ओ एल, यानी ऑल लगाते थे। पढ़िए एल्कोहल, ये आपको बातें पता होगा। और इसके पहले वाले में नहीं बताया, जैसे कि अभी तुरंत बताया था हमने हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स नहीं, हेलो, जैसे कि आपको कल बताया गया था कि 5 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कौन कौन होता है, हेलो या हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। फिर क्या बताया गया था, एल्कोहल। फिर क्या बताया गया था, कीटोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार से आपको 5 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह बताया गया था। वहां तक बातें आपको क्लियर होगा। अब उसी के बेसिस यानी आधार पे आपको क्या किया गया था कि नामकरण करने के लिए बताया गया था कि एल्केन का नामकरण यदि जोड़ेंगे तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सभी का कल हम लोग आईयूपीएससी में बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ चुके थे। अब कल ही बताया गया था कि आने वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आखिर जो हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और इसके यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्बन और यौगिक होते क्या है और कार्बन होता क्या, उसके बारे में हमको जानना है। तो आने वाले टॉपिक के बारे में बोले थे कि हम लोग आने वाले टॉपिक को क्या पढ़ेंगे, कोयला और पेट्रोलियम। यानी कोयला और पेट्रोलियम होता क्या है, और कोयला और पेट्रोलियम को ही और नामों से जाना जाता है, जो कि आपको बताया जाएगा। अभी ध्यान से देखिएगा, हमारी टॉपिक को हम लोग लेकर के आए हैं। इतना बातों को देख करके आपको डर तो नहीं लगना चाहिए भी कोई देखिए। अब देख करके डर जाइएगा तो हो सकता है कि आप आगे नहीं जा पाइएगा। इसी कारण से एक एक बातों को आप पढ़ लीजिए पहले। नहीं समझ में आएगा तो हम समझाने के लिए आए हैं। बिकॉज ये लिखते अभी आपके सामने तो हो सकता है कि ज्यादा समय लग जाता है। इसी कारण लिख करके लाए हैं और एक एक बातों को समझ कर चलेंगे। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और हमारा आसानी तरीका से खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा टॉपिक में आता है कोयला और पेट्रोलियम, जिसे हम लोग ईंधन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब माइंड में हमारा एक सवाल आता है और आप लोगों का भी आता होगा कि ईंधन क्या होते हैं भाई। कोयला और पेट्रोलियम तो जानते हैं कि पेट्रोल जो भरा जाता है वो पेट्रोलियम होता है, और कोयला जो जलाया जाता है, घरों में प्रयोग किया जाता है, वो कोयला होता है। लेकिन ईंधन क्या होते हैं भाई, तो ईंधन हम उसे कहते हैं जिसको जलाया जाता है, मतलब जिसको भी हम जलाते हैं उन सभी पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। और आपको कुछ बातें याद होगा तो आपको बताया गया था पिछले सेशन में, मतलब कि ऐसे चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे आप कि जितने भी पदार्थ को हम जलाते हैं वो क्या से बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। बिना कार्बन से बना हुआ आपको क्या होता है, कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। ये चैप्टर नंबर 3 की बातें नहीं, 4 में ही बातें हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जितने भी हम लोग पदार्थ को जलाते हैं ना, उसमें आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग कार्बन, मतलब कोई भी पदार्थ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। वाई व्हाट्स रीजन,
इसी कारण क्योंकि उसमें कार्बन है, और कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। बातें आपको अच्छी तरीका से पता होगा। इसी प्रकार से हम ईंधन उसे कहते हैं जिस भी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं उन सभी पदार्थों को ईंधन कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ईंधन एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊर्जा को संग्रहित रखते हैं, जिस कारण से इन्हें जलाने पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति प्रकाश और ऊष्मा के रूप में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ईंधन जो होते हैं, ईंधन को ही हम लोग क्या बोले, कोयला और पेट्रोलियम। पर ईंधन की जगह पे कोयला और पेट्रोलियम भी लिखे तो बात वही सेम होगा ना, तो वही कारण हमने लिखा ईंधन। ईंधन एक प्रकार के पेट्रोल पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर ऊर्जा को क्या रखते हैं, संग्रहित। संग्रहित मतलब कि संचित करना, मतलब बनाए रखना। तो ईंधन एक प्रकार के वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर ऊर्जा को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अब बात आती है कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा आपको पता नहीं है, जैसे कि ऊर्जा क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि हम कभी मतलब कि आग, मतलब कि कोई पदार्थ जलता है तो जलने के बाद क्या निकलता है, हीट निकलता है। अब उस हीट से कोई मशीन चल रहा है या तो हम लोग को भी ऊर्जा मिलता है, तो वो सब एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तो वही ऊर्जा को संग्रहित रखते हैं। संग्रहित मतलब अपने अंदर संचित यानी बनाए रखते हैं, जिस कारण से इन्हें जलाने पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भाई ऊर्जा को संग्रहित रख रहे हैं तो जलाएंगे तो क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा ही प्राप्त होगा ना। तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है किस रूप में, तो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में। आप ऐसा देखिएगा, जब भी कोई पदार्थ को जलाते हैं तो क्या निकलता है, आपको प्रकाश निकलता है और ऊष्मा निकलता है, उससे ऊर्जा मिलता है। भाई देखिए ध्यान से एक बातें समझिएगा कि जब कोई पदार्थ को मतलब जला रहे हैं तो जलाने के बाद क्या निकलता है, प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश निकल रहा है तो हो सकता है कि उस प्रकाश से किसी भी पदार्थ को हो सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाए, या तो हो सकता है कि ऊर्जा निकलता है। जैसे कि ऊर्जा बोले तो मतलब हीट निकलता है, हीट मतलब ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा हम लोग ग्रहण करके हमको ऊर्जा मिलता है। तो किस रूप में मिलता है, हमें मिलता है प्रकाश के रूप में या तो ऊष्मा के रूप में। तो क्या मिलता है, ऊर्जा ही मिलता है, लेकिन किस रूप में मिलता है, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में मिलती है। समझ में आई बात है। तो पहला पॉइंट यही पाया गया। दूसरा पॉइंट, यह प्राप्त हुए ऊर्जा का उपयोग अनेकों उद्देश्यों, उद्देश्यों मतलब होता है मतलब, उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे खाना पकाना, पानी गर्म करना, मशीनों को चलाना तथा उद्योगों में भी किया जाता है। ध्यान से दूसरा पॉइंट को समझेंगे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट को हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है ईंधन को जलाने पर, तो ईंधन को जलाने पर प्राप्त हुए ऊर्जा को हम लोग अनेकों उद्देश्यों यानी मतलबों से करते हैं। जैसे कि क्या होता है, खाना पकाना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी को जलाते हैं, क्या सीएनजी को तो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं खाना बनाने के लिए, गैस का प्रयोग करते हैं। और गैस में क्या होता है, एलपीजी होता है। आपको पता होगा, या तो आगे आने वाले सेशन में बताएंगे भी, चिंता ना लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो क्लास 9th की बातें थी, आपको समझ में वैसे भी आ गया होगा क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो ईंधन को हम लोग जलाते हैं तो जलाने के बाद ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा का प्रयोग बहुत सारे अनेकों उद्देश्यों से करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, पानी को गर्म करना, मशीनों को चलाना। जैसे कि आपको आजकल के जमाने में पता है कि मशीन कैसे चल रही है, सीएनजी नाम का गैस आता है, जिसका नेमिंग करें तो क्या होता है, पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसका पूरा नाम होता है, जिससे आज के जमाने में क्या हो रहा है कि बहुत सारे गाड़ियां चल रही है। तो यह भी चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। क्यों, क्योंकि यह भी एक प्रकार का ईंधन है, और ईंधन है तो यह भी एक प्रकार क्या करेगा, ऊर्जा की प्राप्ति करेगा, जिस कारण से हो सकता है कि मतलब कि जिस कारण से हो सकता है नहीं, इस कारण से ही मशीन चलता है। और गाड़ी में क्या होता है, मशीन ही होता है ना भाई। तो मशीनों को चलाने तथा चलाना तथा उद्योगों में भी, उद्योग मतलब इतने बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं भाई, तो इतने बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है, इन ईंधनों को जलाकर ही तो फैक्ट्री को मतलब कि आगे बढ़ाया जाता है। मतलब फैक्ट्री में जो भी काम किया जाता है तो वहां भी तो ईंधन का प्रयोग किया जाता होगा ना। इसी प्रकार से फैक्ट्री में भी क्या किया जाता है, ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जान लेंगे, ज्यादातर ईंधन मतलब कि जो हम लोग ईंधन प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम मतलब ज्यादातर ईंधन स्वतंत्र कार्बन और कार्बन के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, क्या बातें बोला गया। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि ज्यादातर ईंधन होते हैं
वो कार्बन तथा कार्बन के यौगिक यानी कंपाउंड, कार्बन के साथ और भी कोई परमाणु जुड़ा हुआ है तो आपको बताया गया था यौगिक होता है। जब दो या दो से परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि ज्यादातर ईंधन जो होते हैं कार्बन और उसके यौगिकों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे जानेंगे कोयला, कोक तथा चारकोल। ये बातें आप जानते होंगे। कोयला मतलब आप जानते हैं कोयला होता है, कोक एक प्रकार का कोयला का ही रूप होता है और चारकोल भी एक प्रकार का कोयला का ही रूप होता है। यदि आप ऐसा देखिएगा तो कभी जाकर के ऐसा सर्च करके देख लीजिएगा कि कोयला, कोक और चारकोल क्या होता है तो आपको मिल जाएगा। ये जो होते हैं फ्री कार्बन से मिलकर बने होते हैं। भाई देखिए बोला गया है कि कोई ऐसे ईंधन होते हैं, बहुत सारे ऐसे ईंधन जो फ्री केवल कार्बन से मिलकर बना होता है और कोई कार्बन के कंपाउंड यानी कार्बन के साथ और भी परमाणु पाया जाता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के पदार्थ, इसके अलावा और भी होता है लेकिन ज्यादा नहीं जानना है, बस तीन जानना है। ये भी बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं आगे तक। ठीक है, तो तीन प्रकार के पदार्थ बताए, कोयला, कोक तथा चारकोल। ये फ्री कार्बन मतलब कि स्वतंत्र केवल और केवल कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तथा किरोसिन, आप नाम सुने होंगे किरोसिन, कभी तो नाम सुने होंगे। किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी, एलपीजी मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तथा सीएनजी, इसका मतलब बता दिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सब जो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स यानी कि कार्बन से केवल नहीं बने होते हैं, कार्बन के अलावा और भी यौगिक हो सकते हैं, और भी पदार्थ हो सकते हैं, उसमें जुड़े हुए पदार्थ बोल रहे हैं। और भी परमाणु हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। मतलब कहा नहीं जा सकता है, इसमें केवल कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन के अलावा और भी परमाणु जुड़े हो सकते हैं। समझ में आई बात है, और होता ही समझ में आई होगी बात है। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट रहा कि तीसरा, अब गिन लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इसी कारण कार्बन ईंधन में किसी रूप में उपस्थित रह सकता है। यही कारण है कि ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट तथा मतलब लाइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या बोला गया है कि इसी कारण कार्बन जो होता है ईंधन के किसी भी रूप में प्रयोग हो सकता है, मतलब रह सकता है। हो सकता है कि कार्बन ठोस रूप में रहे, हो सकता है कार्बन द्रव रूप में रहे, हो सकता है कि कार्बन गैस रूप में रहे। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोयला एक प्रकार का ईंधन है, लेकिन कोयला में कार्बन कौन से रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। लेकिन बताएं तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चलिए समझ में नहीं आता है। पेट्रोल तो जानते हैं ना, पेट्रोल भी एक प्रकार का ईंधन है। तो पेट्रोल में कार्बन कौन से रूप में होगा, द्रव रूप में होता है, द्रव होता है तो द्रव रूप में होगा। और आपको पता है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो नाम से ही पता चल रहा है गैस है। तो यह में कार्बन जो होगा, इसमें इसमें कार्बन कौन से रूप में होगा, गैस रूप में होगा। तो यही बोला जा रहा है कि ईंधन में कार्बन किसी रूप में उपस्थित रह सकता है। यही कारण है कि जब ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कभी भी जलाया जाता है, मतलब आप कभी भी जलाइएगा, या तो वहां लिखे हैं जलाने पर, ठीक है, बात एक ही है, समझिएगा। तो कभी भी ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी आप मतलब ईंधन को जलाइएगा तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा ही, प्लस में उष्मा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, प्रकाश के साथ ऊर्जा भी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो आपको बताएं कि एनर्जी किस रूप में मिलता है, भाई हीट और लाइट के रूप में मिलता है। तो एनर्जी लिखिए या ना लिखिए, बात तो बराबर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन याद रखना है केमिस्ट्री है भाई, कोई तो ना कोई मतलब कि किसी न किसी रूप में आपको मतलब कि अपवाद को याद रखना पड़ेगा कुछ बात है। डायमंड एंड ग्रेफाइट भी स्वतंत्र कार्बन होते हैं, पर यह ईंधन के जैसे नहीं जलते। क्या बोला गया कि अब देखिए जितने भी ईंधन होते हैं, ईंधन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, ईंधन को जब भी जलाते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन क्या बोला गया, यहाँ पे डायमंड, डायमंड मतलब होता है हीरा, और ग्रेफाइट, दो ऐसे कार्बन होते हैं, मतलब फ्री कार्बन होते हैं। फ्री मतलब कि केवल कार्बन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये कार्बन मतलब कि ये ईंधन के जैसे नहीं जलते हैं। क्या इनसे खाना पकाया जाता है, क्या नहीं। कभी आप ऐसे डायमंड मतलब हीरा तो बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन हाँ आप कभी पेंसिल का नोक को जला कर देखिएगा, जलेगा क्या, नहीं जलता है। क्यों, क्योंकि यह फ्री कार्बन होते हैं, लेकिन ये ईंधन के जैसे जलते नहीं। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ईंधन होते हैं सभी जलते हैं, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट नहीं जलता है। ठीक है, अगला पॉइंट, लेकिन ज्यादातर ईंधन जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं वे कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। क्या बोला गया भाई,
ये कुछ पॉइंट में पॉइंट रह गया, आपको समझ में नहीं आया क्या? कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन। लेकिन ज्यादातर ईंधन जिसका प्रयोग हम लोग दैनिक लाइफ में करते हैं, जैसे सीएनजी का प्रयोग करते हैं, एलपीजी का करते हैं, कोयला का करते हैं, पेट्रोल का करते हैं, तो ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? कोयला और पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है, जिन भी हम लोग ईंधन का दैनिक लाइफ में प्रयोग करते हैं। ये बातें आपको क्लियर होगा। अगला पॉइंट, इसी कारण कोयला और पेट्रोलियम तथा सीएनजी को जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी बातें आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन क्या बोले डिफिकल्ट, आपको बातें को होने नहीं देंगे, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम तथा सीएनजी को जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। भाई कभी तो आप जीवाश्म ईंधन का नाम सुने होंगे। जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में मैं बोलूं तो फोसिल फ्यूल बोला जाता है। फोसिल फ्यूल क्या होते हैं, अब आगे लिख करके ला दिए हैं, आप थोड़ा सा बातें को समझ लीजिएगा, वैसे तो याद करने वाला टॉपिक है नहीं। तो फोसिल फ्यूल क्या होते हैं जानेंगे। वैसे ईंधन जो बहुत ही सालों पहले से मृत पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आज से लगभग बहुत ही करोड़ों साल पहले, मिलियन मतलब कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले चले जाए तो क्या हुआ था? पृथ्वी पर एक प्रकार का क्या हुआ था? उल्का पिंड गिरा था, जिस कारण से जितने भी जीव जंतु थे और पौधे थे क्या हो चुके थे? मर चुके थे। और मर करके मतलब कि मिट्टी से ढकते जा रहे थे, ढकते जा रहे थे। और बहुत ही सालों के बाद क्या होता है कि अभी भी जब खुदाई होता है तो कहीं कहीं हमें पेट्रोलियम मिलता है, तो कहीं कहीं कोयला मिलता है। तो अब हमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आखिर वह कोयला आया कहाँ से था, आखिर यह पेट्रोलियम जो मिलता है मिलता कहाँ से है? तो उन सभी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जीवों से प्राप्त होता है। भाई देखो ध्यान से, जीवाश्म ईंधन क्यों कहेंगे? इसमें जीव आ रहा है क्या? तो पौधे भी जीव होते हैं और जंतु भी जीव होते हैं। तो बहुत ही सालों पहले क्या हो चुके थे कि पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने के कारण ये मर चुके थे। आपको पता है कि डायनासोर उस समय रहते थे, लेकिन उस समय उल्का पिंड गिरा था तो ये सभी खत्म हो चुके थे। लेकिन उन सभी का बॉडी तो होगा ना, बॉडी कहाँ गया? पौधे इतने सारे थे, बहुत ही, अब तो बहुत सारे पौधे कम हो चुके हैं, लेकिन हाँ पहले तो जंगल ही जंगल था, तो इतने सारे पौधे गए कहाँ? और अब के जमाने में इतने छोटे छोटे पौधे आते हैं, देखते हैं कि इतना ही लंबा लंबा पौधा है। पहले के जमाने में इतने विशाल विशाल पौधे होते हैं कि आप देख करके दंग रह जाइएगा, ठीक है। तो वैसे वैसे पौधे थे तो आखिर गए कहाँ? तो सब क्या हो गए? गिर गए। और गिरने के बाद मर गए, और मरने के बाद क्या हो गया कि उनके ऊपर बहुत ही सालों के बाद क्या होते जाया, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके ऊपर मिट्टी भी जमा होते गया, जमा होते गया। और उस समय क्या हुआ था, जब उनका पिंड गिरा था तो धरती हमारी बहुत ही गर्म थी। गर्म होने के कारण जितने भी पौधे थे वे सभी कोयला के रूप में प्रदर्शित हो गए, मतलब कोयला के रूप में बदल गए। और जितने भी जंतु थे वे सभी पेट्रोलियम का रूप धारण कर लिए। तो आज भी हम कभी कभी खुदाई करते हैं, मतलब हम नहीं, हमारे जैसे और भी कोई होंगे जो कि खुदाई करने के बाद निकालते हैं। जैसे आपको पता होगा पेट्रोलियम हमेशा समुद्र से निकाला जाता है। तो क्यों? क्योंकि समुद्र में बहुत सारे जंतु रहते हैं, जंतु जब मर जाते हैं तो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, सेम उसी के जैसा। इसी प्रकार से समुद्र से ज्यादा क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है। आप कभी भी देखिएगा कि पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है भाई? तो समुद्रों से प्राप्त किया जाता है। आप देखिएगा, आपके पास आज के जमाने में पढ़ने के साधन है, मोबाइल में, तो आप जा करके कभी भी सर्च करके देखिएगा कि ज्यादातर कहाँ से निकाले जाते हैं। तो पेट्रोलियम ज्यादातर समुद्रों से प्राप्त किया जाता है, समुद्रों की गहराई से। और कोयला कहीं भी मिल सकता है भाई, यहाँ मिल जाएगा, वहां भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल सकता है। खुदाई के बाद पता चला यहाँ भी कोयला निकल गया, ऐसा होता है। लेकिन आपको पता है झारखंड में ज्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है, तो निकलता है। तो यहाँ भी मानते हैं कि बहुत ही साल पहले बहुत ज्यादा पौधे हो रहे होंगे। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं कोयला और पेट्रोलियम को, और यह एक प्रकार का जीवों से प्राप्त होता है। तो जीवों से प्राप्त हुआ और हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कह देंगे भाई? जीवाश्म ईंधन कह देंगे। तो यही बात लिखा हुआ है। इसी कारण कोयला और पेट्रोलियम तथा सीएनजी, सीएनजी भी एक प्रकार का क्या है? पेट्रोलियम का ही रूप है, जो कि हम प्राप्त करते हैं। तो इनको हम लोग जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं बातें आपको समझ में बहुत अच्छी तरीका से आया होगा। एक आता है लास्ट बात है, जो कि अंतिम बात है। ये इतना इतना सारे पॉइंट पढ़े हैं हम लोग, इतना सारा नहीं भी पाना था, कोई भी बात नहीं, लेकिन हम लोग पढ़े हैं, ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। और इतना ज्यादा बातें आपको लिखवाया गया है, तो आपको समझने वाली बातें लिखवाया गया, ऐसा बात नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लिखवा दिया गया। जो बातें आपको समझ में आएगा वैसी ही बातों को आपको लिखवाया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट पॉइंट क्या है? अतः ईंधन कार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर मतलब
बहुत ही पदार्थों का आपस में मिला हुआ समग्र, यानी कि समग्र मतलब होता है एक साथ मिला हुआ पदार्थ, जिसे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। भाई ईंधन हो गया जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम, तो हम लोग इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं। तो यह कार्बन के यौगिकों के साथ मिश्रण करता है, मतलब कि बहुत सारे कार्बन तो रहते हैं लेकिन कार्बन के साथ और भी पदार्थ होते हैं। जब इसे बाहर निकाला जाता है तो पेट्रोलियम से बहुत सारे पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम से ही किरोसिन प्राप्त कर दिया गया, पेट्रोल को अलग निकाल दिया गया, और अनेकों प्रकार के फ्यूल्स को अलग निकाला जाता है। तो आपको पता है कि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो बहुत ही प्रकार के क्या होते हैं, इसमें गंदगी होता है, इसको पहले साफ किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बन और इसके अनेक प्रकार के यौगिक होते हैं। समझ में आई होगी बातें? यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगा। यह था आपका कोयला और पेट्रोलियम, जिसे हम लोग ईंधन के नाम से जानते हैं। अब इतना बातों को पढ़ने के बाद आपके मन में एक डाउट तो जरूर आना चाहिए, भाई कोयला और पेट्रोलियम को प्राप्त कहाँ से करते हैं? ऐसा तो आपको बता दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन के द्वारा हम लोग कोयला और पेट्रोलियम को मतलब कि प्राप्त करते हैं। बहुत ही साल पहले क्या हुआ था, जो कि आपको बताया गया था कि उल्का पिंड गिरने के कारण जीव जंतु मर चुके थे, पेड़ पौधे मर चुके थे, जिनके कारण से कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन अब चाहते हैं कि इसे सेपरेट तरीका से पढ़ें, तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक टॉपिक हम लोग लेकर के आ रहे हैं तुरंत से इसके बाद, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कोयला की प्राप्ति कैसे हुई थी और पेट्रोलियम की प्राप्ति कैसे हुई थी। ठीक है, पहले आप यहाँ तक अच्छी तरीके से उतार लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब जो टॉपिक को बताएं उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक रह गया था हमारा कि कोयला कैसे बनते हैं और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ऐसे तो बता दिया गया है, लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माइंड में ये क्या होगा कि प्रश्न एराइज होगा कि आखिर कोयला और पेट्रोलियम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कोयला प्राप्त कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हैं क्या कि कोयला कैसे बनते हैं, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखिए कुछ बातों को लिखा गया। कोयला का निर्माण आज से बहुत साल पहले बहुत ही बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को पृथ्वी के अंदर दब जाने से हुआ है। क्या हुआ था ना कि आज से लगभग लाखों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल मतलब कि आज से अभी नहीं, बहुत साल पहले बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को पृथ्वी के अंदर दब जाने से हुआ है। अब कैसे दबा था, कुछ बातों को हम लोग कहानी को जानते हैं। ठीक है, आप तो ऐसे जानते होंगे लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग लाखों करोड़ साल पहले भूकंप, ज्वालामुखी, आपको पता है कि भूकंप आता था और अभी भी आता है, ऐसा बात नहीं है। ज्वालामुखी फटते थे लेकिन पहले ज्यादा, अब बहुत ही कम हो गए। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। क्यों? उस समय जब पृथ्वी से उल्का पिंड टकराया था तब। लेकिन अभी भी ज्वालामुखी फटते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, ज्वालामुखी तथा अन्य पृथ्वी पर होने वाले घटनाओं के कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में जंगल पृथ्वी के अंदर दबते गए और उन पर मिट्टी तथा रेत चढ़ते गया, और उच्च तापमान के कारण ये पृथ्वी के अंदर कोयला में परिवर्तित हो गया। सिंपल सी बात है भाई, ये आज से लगभग लाखों करोड़ों साल पहले। और आपको पता है कि अभी जितने मात्रा में हम लोग मतलब कि पृथ्वी पे जीवन सर्वाइव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पौधे की संख्या बहुत कम होते जा रही है। लेकिन अभी से बहुत साल पहले बोले पृथ्वी पर केवल पौधा ही पौधा था, और आज के जमाने में जो पौधे मिलते हैं वो उस समय ऐसे नहीं थे, बहुत ही विशाल विशाल पौधे पाए जाते थे। ठीक है, तो उस समय पौधे जो होते थे, तो ऐसा पृथ्वी पे आने वाला भूकंप, ज्वालामुखी, या तो हो सकता है कि अन्य घटनाओं के कारण बहुत ही मात्रा में पौधे क्या होते गए, पृथ्वी के अंदर दबते गया, और उस पे मिट्टी और रेत जमते गए, और उच्च तापमान यानी पृथ्वी का उच्च तापमान यानी ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण ये क्या होते गए, जल गए, और जल करके कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। यह ऐसे होता है कोयला का निर्माण। और पेट्रोलियम का निर्माण में मैंने लिखा है सिमिलरली। सिमिलरली मतलब कि लगभग समान होता है, कुछ बातों को बदल करके लिखना है। और आप बच्चे नहीं रहेंगे, मैं कुछ बातों को बदल कर बता दे रहा हूँ जो कि आप लिख लीजिएगा। सिंपल सा लिखना है यही कि पेट्रोलियम के निर्माण में आज से बहुत साल पहले बहुत ही बड़ी मात्रा में
छोटे छोटे पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को पृथ्वी के अंदर दब जाने से हुआ है। क्या हुआ था कि इस समय तो हुआ था कोयला का जब निर्माण था, तो वैसे तो जब दोनों तो एक ही बार हुआ है निर्माण, देखिए कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों एक ही बार निर्माण हुआ है। जब बहुत ही मात्रा में पेड़ पौधे बड़े बड़े दब गए तो वो कोयला का रूप धारण कर लिया, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे और छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, वो भी तो उस समय दब गए थे ना। तो उनके दब जाने से किसका निर्माण हुआ, पेट्रोलियम का, और बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पौधों को दब जाने से कोयला का निर्माण हुआ। अब अगले पॉइंट क्या लिखेंगे, ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले जैसा ये है वैसा वो भी सेम एक साथ हुआ था। तो आज से लगभग लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी पर क्या हुए थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे और अनेकों प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पे मरते गए और पृथ्वी के अंदर दबते गए और उन पे मिट्टी और रेत मतलब कि चढ़ते गया, और पृथ्वी पर उच्च दबाव, दबाव मतलब होता है प्रेशर। जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, मिट्टी को चढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर तो बढ़ते जाएगा। प्रेशर मतलब होता है दबाव, दबाव बढ़ते जाएगा और उच्च तापमान के कारण, और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहां पे लिखना है कि क्या होता है, यहाँ पे केवल उच्च तापमान लिखवाए थे, लेकिन वहां पे लिखना है उच्च दबाव, उच्च तापमान तथा बहुत सारे बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की वजह से क्या होते गए, ये छोटे छोटे पौधे और जीव जंतु पेट्रोलियम का रूप धारण कर लिए। समझ में आई बातें, तो बस ये लिख देना है, और आशा करते हैं ऐसा आप लिख दीजिएगा, कुछ बड़ी बातें नहीं है और कोई भी गलत तो होगा नहीं। समझ में आई बातें, तो बस ये फिलहाल आज को इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।